हेलो एवरीवन, मैं राजू एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्पस में। मैं एक बार फिर से मौजूद हूं आप सभी के बीच एक नई वीडियो लेकर, जो उन सभी छात्रों के लिए हेल्पफुल रहेगा जो सेमेस्टर 4 हिस्ट्री ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं और इस बार अपना पेपर दे रहे हैं। जी हाँ, ये कोर 9 का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आप सभी को हाईलाइटेड रूप में दिख रहा होगा। ये आर्थिक मंदी से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आर्थिक मंदी अमेरिका में आई थी। ठीक है, ये एग्ज़ाम में एग्जामिनर क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन को कई तरीके से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पूछने का जो ध्येय होता है वो जानना चाहते हैं कि अमेरिका में जो आर्थिक मंदी लगी थी उसके पीछे कौन कौन से कारण थे। तो वीडियो को ज़्यादा लेट ना करते हुए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है कि आर्थिक मंदी होता क्या है, सबसे पहले इस टर्म को समझते हैं दोस्तों। ठीक है, आर्थिक मंदी रियल मायने में होता क्या है। जैसा कि आप सबको दिख रहा होगा कि आर्थिक मंदी के कारणों का वर्णन करें, इस वीडियो में हमसे ये पूछा गया है, यानी इस प्रश्न में ये हमसे पूछा गया है। तो होता क्या है आर्थिक मंदी, जैसे कि हम एक उदाहरण से समझते हैं। सपोज दैट कि एक मार्केट है। ठीक है, मार्केट में क्या होता है, वस्तुओं का जो है क्रय विक्रय होता है, या तो खरीदा जाता है या तो बेचा जाता है। तो ये वस्तुएं बनती कहाँ पे हैं, ये वस्तुएं बनते हैं फैक्ट्री में या किसी कंपनी के द्वारा। जो भी वस्तुएं बनती हैं सब क्या करती हैं, मार्केट में अपना वस्तु जो है डायरेक्ट सेल करती हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में सेल करती हैं। चाहे ये सेल करने का प्रोसेस कितने भी तरीके से गुजरे, कितने भी स्टेप से गुजरे, लेकिन एट लास्ट ये मार्केट में आके वस्तुएं बिकती हैं। ठीक है, तो जब ये वस्तुओं का जो निर्माण है जो फैक्ट्री और कंपनी कर रही है, यदि इसमें कमी हो जाए, ठीक है, या फिर मार्केट में वस्तु तो बहुत सारे आ गए हैं, ठीक है, मान लो कि वस्तु में कमी ना होकर वस्तु का उत्पादन बढ़ जाए और मार्केट में वस्तुएं आने लगे, लेकिन मार्केट से वो वस्तुएं बिकना बंद हो जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, मंदी छा जाएगी बाजार में। ठीक है, और इसी को हम लोग आर्थिक मंदी के रूप में देख सकते हैं। ठीक अमेरिका में ऐसा ही हुआ था। इसको हम लोग जो है इसको एक एक करके पढ़ते हैं। क्या है आर्थिक मंदी। देखिए, आर्थिक मंदी की जो शुरुआत हुई थी 1929 में, यानी 1929 में हो चुकी थी, और ये ख़त्म कब हुई थी, 1933 में। इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई थी 1929 में और ख़त्म हुई थी 1933 में। अब जो है, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 तक, ठीक है, तो ये जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद जो है सभी देश सोच रहे थे कि हम अपना आय के स्तर को बढ़ाएंगे, अपना राष्ट्रीय आय को बढ़ाएंगे। तो इसके लिए क्या कर रहे थे, सभी देश जो है अपने अपने कंपनियां में वस्तुओं का निर्माण कर रहे थे, और इतने अंधाधुंध तरीके से वस्तुओं का निर्माण कर रहे थे सिर्फ फ़ायदा लेने के लिए कि वे जल्दी से जल्दी क्या हो जाएं, अपने जो भी स्तर हैं उसको अच्छा तरीक़ा से ठीक कर सके। ठीक है, लेकिन बात क्या हुआ, यदि एक देश चाहेगा कि हम वस्तुओं का प्रोडक्शन ज़्यादा करें, तो दूसरा देश भी तो चाहेगा अपने देश का प्रोडक्शन ज़्यादा करें। और जब प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो इसको खरीदेगा कौन। तो खरीदना जो संभव होना चाहिए था वो जो है धीरे धीरे कम हो गया, यानी वस्तु तो ज़्यादा थी, उत्पादन ज़्यादा थी, लेकिन उसकी खरीद नहीं हो रही थी, जिसके कारण जो है आर्थिक मंदी आई। ठीक है, तो इसको हम लोग पॉइंट वाइज कैसे डीले करेंगे एग्ज़ाम में वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि जो युद्ध के बाद जो है अमेरिका की स्थिति थी, उसे लग रहा था कि हम समृद्ध हो जाएंगे, लेकिन क्या हुआ, इसका उल्टा जो है एक असर दिखा कि ये 1929 में आर्थिक मंदी के संकट से जूझ गया। ठीक है, तो आर्थिक मंदी के संकट से जूझ गया। अभी हमने बताया कि कब तक चला, 1933 तक चला, और इसके पीछे क्या क्या कारण थे उसको समझते हैं। ठीक है, एग्जाम में आपको क्या लिखना है कि आर्थिक मंदी जो हुई थी 1929 की महान आर्थिक मंदी का कारण। ठीक है, तो अब चलते हैं इसका सबसे पहला पॉइंट। तो सबसे पहले पॉइंट में जो है, इसको पहले इस विषय को हमको डील करना है कि आखिर कारण में क्या था। इसको पूरा नहीं पढ़ना है दोस्तों आपको, ये जो है ना, इसको जो है आपको पूरा नहीं पढ़नी है। ठीक है, बस इसमें आपको ये पढ़नी है कि आर्थिक मंदी का जो कारण था उसको अलग अलग अर्थशास्त्री ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। उनमें से कुछ अर्थशास्त्रियों ने इसके पीछे का कारण बताया है विनियोग तेजियाँ, यानी कि वस्तुओं का अधिक से अधिक उत्पादन। और कुछ इतिहासकारों ने बताया है कि बचत जो है बहुत कम होती थी। अब आप ही सोचिए, जब उत्पादन ज़्यादा होगा, पैसे ज़्यादा लगाए जा रहे हैं, ठीक है, उत्पादन ज़्यादा होगा, पैसे ज़्यादा लगाए जा रहे हैं और उसकी बिक्री नहीं हो रही है, तो हमारे पास बचत बचेगा क्या, नहीं ना। तो बस यही कारण था, दो कारण थे जो अलग अलग अर्थशास्त्री ने कहा था।
ठीक है। आप अर्थशास्त्री का नाम भी याद रख सकते हैं अगर आपको याद हो पाए तो, अदरवाइज़ आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा कि एक इतिहासकारी ने ये कहा था कि ये विनियोग तेजियां बढ़ रही थी जिसके कारण जो आर्थिक मंदी आया, और किसी इतिहासकार ने इसके लिए ये कहा था कि बचत जो है बहुत कम हो रही थी जिसके कारण आर्थिक मंदी आया था। ठीक है। इसके साथ आप ये भी लिख सकते हैं कि सभी के अलग अलग मत होते थे, सभी के अलग अलग विचार होते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके मत जो है एक जैसे थे। ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं देना है इसमें, और अपनी दूरदृष्टि के हिसाब से इसको बहुत से बहुत ज़्यादा पॉइंट्स में अपने शब्दों में आपको बनानी है। ठीक है। अब जो है सीधे आते हैं इसके कारण क्या क्या थे। बहुत ईजी वे में समझेंगे दोस्तों। सबसे पहला कारण जो आपको दिख रहा है, वो सबसे पहला कारण है अत्यधिक आशावाद तथा सुरक्षा की गलत धारणा। देखिए, अब जो है इन देशों की जो आशाएं थी, इन देशों की जो इच्छाएं थी, वो वृद्धि करने की थी, समृद्धि करने की थी। ठीक है। तो इससे ये पॉइंट तो आपको इजी वे में याद रहेगा कि उनकी जो आशा जो थी बहुत ज़्यादा थी। किस चीज़ की आशा थी? विनियोग की आशा थी। किस चीज़ की आशा थी? विनियोग की आशा थी। वो उत्पादन करना चाहते थे अधिक से अधिक, और इसी उत्पादन करने के लिए जो उनका जो ध्यान है वो अत्यधिक आकर्षित किया, और विनियोग करने के लिए बहुत से बहुत ज़्यादा वस्तुओं को बाज़ार में लाएं। और जो है बाज़ार में जैसे ही वस्तुओं को लाएं तो क्या हो जाएगा? वस्तुओं की जो संख्या है वो बढ़ जाएगी। ये अपना डाटा है, अपने से लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि इसी को आपने लिख दिया 18 लाख से 80 लाख, कुछ भी लिख सकते हैं आपने। 20 लाख थी 40 लाख हो गई, 30 लाख थी 80 लाख हो गई। ठीक है। यानी डाटा आप लिख सकते हैं। क्या होता है? विनियोग बढ़ेगा, वस्तु की संख्या बढ़ेगी। दैट्स ऑल। क्लियर। अब जो है क्या होगा, इससे क्या होगा कि बहुत सारे वस्तु तो आ जाएंगे मार्केट में, लेकिन वो बिकना बंद हो जाएंगे। और अगर जैसे ही हमने इकोनॉमिक्स का एक नियम को पढ़ा है कि अधिक से अधिक वस्तु अगर मार्केट में आने लगे, सपोज दैट अधिक से अधिक जो वस्तु जो है मार्केट में आ गई है, ठीक है, तो इसके जो मूल्य में जो हो जाएगी वो गिरावट हो जाएगी। तो ये भी एक कारण बना। ठीक है। तो इसको जो है आप अच्छा तरीक़ा से देख लेंगे। ओके। अब हम लोग चलते हैं इसके दूसरे पॉइंट में। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? युद्धोत्तर काल में कृषि में ह्रास। ठीक है। युद्धोत्तर काल में कृषि में ह्रास। तो इसमें क्या है, इसको आपको कुछ याद नहीं रखना है, बस ये समझना है कि कृषि में ह्रास कैसे हुआ, यानी कृषि में कमी कैसे हुई, कृषि में नुकसान कैसे हुआ। तो कृषि में नुकसान कैसे हुआ? कृषि का जो उत्पादन था बहुत तेज़ी से अमेरिका में हो रहा था। जब युद्ध चल रही थी, यानी किसकी युद्ध? प्रथम विश्व युद्ध चल रही थी, तो कृषि में अधिक विकास हो रहा था, वृद्धि हो रही थी। लेकिन सभी देश चाह रहे थे कि सबसे पहले हमारे प्रोडक्ट्स जो है दूसरे देशों को बेचे जाएं, और इसी विदेशी कंपटीशन के कारण जो है इन लोगों ने क्या किया, इसी विदेशी प्रतियोगिता के कारण जो है इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा कृषि वस्तुओं को कम से कम कीमत में बेचने पे मजबूर हुए, और कम से कम कीमत में इन लोगों ने दूसरे देशों के तुलना में अधिक से अधिक मात्रा में कृषि पदार्थ को बेचने के लिए ऐसा किया। और ऐसा करने से क्या हुआ? कृषकों की जो आय है, कृषकों की जो आय है वो कम हो गई। ठीक है। बहुत ईजी है। तीसरा जो टॉपिक है वो मेरा क्या है? युद्धोत्तर कालीन समृद्धि की दोषपूर्ण प्रकृति। देखिए, कुछ नहीं करना है, बस आपको याद रखना है कि जो समृद्धि है, समृद्धि हर एक देश क्या चाहेगा? अपना विकास करेगा। ठीक है। तो ये जो समृद्धि है उसकी दोषपूर्ण प्रकृति क्या थी? ठीक है। तो समृद्धि है, उसकी दोषपूर्ण प्रकृति समझेंगे। समृद्धि कहाँ से करना चाहेगा? विकास कहाँ से करना चाहेगा? उद्योग का विकास करना चाहेगा, सड़क का विकास करना चाहेगा, बहुत तेज़ी से सड़कों के निर्माण करेगा। ठीक है। ये सब सारी चीज़ों को करेगा, सूती वस्त्र, जहाज निर्माण, कोयला वगैरह वगैरह चीज़ों को करेगा, है ना। तो ये सब जब सारी चीज़ें करेगा तो क्या होगा कि उसकी जो प्रगति जो होगी वो नहीं हो पाएगी। ठीक है। इसकी जो प्रगति जो होगी वो नहीं हो पाएगी, जिसके कारण जो है इसकी समृद्धि में रुकावट हो जाती है, यानी समृद्धि में दोषपूर्ण प्रकृति आ जाती है। बस इतनी से आपको याद रखनी है, ज़्यादा कुछ नहीं है इस टॉपिक में। ठीक है। तो इससे क्या होगा, दिन प्रतिदिन जो है अर्थव्यवस्था में जो है मंदी छा जाएगी। देखते देखते क्या हो जाएगा, सभी शक्तियाँ जो हैं दुर्बल नज़र आई जाएगी। इसी कारण से जो है इसका समृद्धि जो है ये भी एक कारण बनता है इसका आर्थिक मंदी का। चौथा कारण क्या है? उपभोग में कमी। देखिए दोस्तों, एक ही टॉपिक को आपको अलग अलग तरीके से बनानी है। ठीक है। देखिए, सपोज दैट कि उपभोग क्या होता है उसको हम लोग पहले समझते हैं। उपभोग क्या होता है कि जब कोई वस्तु, ये एक ऐसी आर्थिक क्रिया है, जब कोई वस्तु तैयार होती है तो उसका जो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, उसका यूज जो है हम लोग कैसे करते हैं? खाने वाला है तो खा सकते हैं, इस्तेमाल करने वाला है तो इस्तेमाल कर सकते हैं, या कहीं लगाने वाली वस्तु है, ठीक है, तो उसको हम लोग उस जगह पे उस सेक्टर में लगा सकते हैं। तो क्या होगा कि वस्तु का तो जो है ज़्यादा उत्पादन हो गया, ठीक है, लेकिन जो मज़दूरों की स्थिति थी बहुत
अधिक नहीं थी, मजदूरों की जो लाभ थी बहुत कम थी। तो जब मजदूर के पास पैसा नहीं रहेगा तो वस्तु कितनों भी बना लें, कंपनी जो है वस्तु कितनों भी ऊंचा प्रोडक्शन कर लें, तो इसका उपभोग कर पाएगी क्या? नहीं ना। तो ये एक कारण बना आर्थिक मंदी का। अब उपभोग नहीं कर पाएंगी, वस्तु वैसे ही का वैसे ही बढ़ते चला जाएगा, इसकी जो ग्राफ है वस्तु की वो ऊपर की ओर बढ़ेगी, लेकिन इसकी बिक्री बिल्कुल भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उपभोग में ही कमी है, क्योंकि हम लोग जो है उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बस इसको इस टॉपिक में रखना है। ठीक है, इतना आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद चलते हैं हम लोग आगे के पॉइंट में। आगे का पॉइंट क्या है? आगे का पॉइंट है आय की वितरण की विषमता में वृद्धि। ठीक है, अब देखिए आय की वितरण क्या, अब जब जैसे अभी हम लोग कोविड का एग्जांपल लेते हैं, क्या हो रही है? सभी वस्तुओं का जो कीमत है वो बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो सभी वस्तुओं का कीमत तो बढ़ते जा रहा है, तो कुछ वस्तुएं ऐसी हैं, मान लेते हैं ये एक वस्तु है, वस्तु ए, इसकी जो कीमत है वो गरीब आदमी के लिए भी उतना ही कीमत होगी, अमीर व्यक्ति के लिए भी उतनी ही कीमत होगी। ठीक है, तो जिसके कारण जो अमीर व्यक्ति जो है सपोज दैट इसको खरीद पा रहा है, लेकिन गरीब व्यक्ति इसको खरीद नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी जो आय है, अमीर व्यक्ति की जो आय है वो गरीब व्यक्ति से कहीं ज़्यादा है। तो बस इसी को इसमें डील करना है कि आय का जो वितरण था, यानी कि जो इनकम हो रहा था, वो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में एक प्रकार से ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दिया कि आर्थिक मंदी का कारण बन गया। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, इसमें ये लिख देना है आपको कि जो कंपनियां लगनी शुरू हुई, फैक्ट्री बननी शुरू हुई, या कुछ फ़ायदा जो इसको होता था वो पूंजीपतियों को होता था, जो देश के बड़े बड़े पूंजीपति थे, जो निवेश करते थे, उनको होता था। तो जिसके कारण क्या होने लगा, जब वे ज़्यादा पैसादार होने लगे, उनके पास ज़्यादा पैसे पहुंचने लगे, तो गरीब व्यक्ति जो है वो किसी भी वस्तु को नहीं खरीदने लगे। सभी चीज़ों में एक ही टॉपिक को आपको डालना है, अलग अलग तरीके से डालना है, अपने शब्दों में लिखनी है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, उस टॉपिक को डील कर रहा हूँ, इसको अपने आधार पे इसका एक शॉर्ट नोट्स बनाएं और इसको जो आप एग्ज़ाम में पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे क्या है? विदेशी व्यापार में अव्यवस्था। देखिए इसको हम समझते हैं। विदेशी व्यापार में क्या है कि जब बड़े बड़े उद्योगपति थे, उन लोगों ने क्या किया, अपना देश में सुधार नहीं किया, विदेशी व्यापार में सुधार किया। विदेशों से व्यापार करना, लेन देन, अपने वस्तु को मंगाना या आयात निर्यात करना, लेकिन अपने देश की जो जीडीपी थी, सकल घरेलू उत्पाद था, उस पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ के मजदूरों को ऋण नहीं दिया। ठीक है, मजदूरों को ऋण नहीं दिया, जबकि क्या किया इन लोगों ने कि अलग अलग देशों से क्या किया, अपना संपर्क लगाया। लेकिन इससे क्या हुआ? इनका फ़ायदा तो हुआ, लेकिन अमेरिका की जो गृह नीति थी, यानी कि अंदर की जो नीति थी, यानी कि वो क्या हो गई, ह्रास चली गई, और जिसके कारण जो है ये जो है आर्थिक मंदी के रूप में इसके सामने एक समस्या के रूप में उभरा। इसको इतना लिखना है, कुछ नहीं। इसमें क्या लिखना है? जो बड़े बड़े उद्योगपति थे उन्होंने अपने समाज को, अपने धर्म, अपने यहाँ रहने वाले मजदूरों को किसी भी प्रकार से आय नहीं दिया, या फिर आय का कोई स्रोत नहीं दिया, जिसके कारण जो है क्या होने लगा, यहाँ जो है विदेशी व्यापार के इन लोगों ने क्या दिया, इंपॉर्टेंस दिया, और इस प्रकार से जो है आर्थिक मंदी भी उत्पन्न हुई। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको आगे चलते हैं। क्या है कि ये जो टॉपिक है ये आप बहुत ईजी तरीक़ा से लिख सकते हैं, अत्यधिक सट्टेबाजी। जी दोस्तों, इसको, इस टॉपिक को आपको नहीं लिखना है। ठीक है, ये जो टॉपिक है इसको नहीं लिखना है। इसके जगह पे आपको लिखना है शेयर बाजार में गिरावट। अब देखिए शेयर बाजार में गिरावट से क्या मतलब है? शेयर बाजार होता है क्या है? सपोज दैट कि एक कंपनी है, ठीक है, शेयर मार्केट। क्या है? शेयर मार्केट। अब इसमें शेयर मार्केट का क्या होता है कि इसमें बहुत सारे लोग एक साथ अपना पैसा लगाते हैं। ठीक है, अपना जो भी है क्या लगाएंगे, पैसा लगाएंगे, ताकि जो भी फायदा हो, यानी जितना ज़्यादा पैसा लगाएंगे उतना ज़्यादा फायदा हो। लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिस्की भी होता था, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, कि जितना पैसा लगाता था अगर उससे प्रॉफिट हो जाए तो 1 गुना 2 गुना नहीं, 10 गुना 12 गुना, यानी अधिक से अधिक जो है प्रॉफिट होता था। जिसके कारण यहाँ के जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं वो शेयर मार्केट में पैसा लगाने लगे। ठीक है, ताकि वो अधिक से अधिक वस्तु का उत्पादन करेंगे और उसका निर्यात करेंगे और उनसे ज़्यादा पैसा होगा। ठीक है, तो जब अधिक से अधिक पैसा लगाना शुरू किया शेयर मार्केट में, तो क्या हो गया, वस्तु तो बन गया, फिर बिका नहीं। एकदम सेम चीज़ को घुमा के वही चीज़ में लाना है। ठीक है, तो वस्तु बन गया, बिका नहीं, तो इनकी घाटा हुई। तो धीरे धीरे फैक्ट्री बंद हुए, कंपनियां बंद हुई, ये सब जो है इसमें हम लोग लिखेंगे। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग भी थे, उन लोगों को ऐसा लगा कि शेयर मार्केट से जो है हम फ़ायदा कमा सकते हैं। ठीक है, तो उन लोगों ने जो बैंकों में पैसे रखी थी, बैंकों में जो पैसे रखी थी, उनको क्या किया,
विड्रॉ करना शुरू किया, निकाल कर उसको शेयर मार्केट में लगाना शुरू किया। तो क्या होगा दोस्तों, शेयर मार्केट में तो पैसा लग गया, उत्पादन बढ़ गया, लेकिन उसकी निर्यात नहीं हुई, पैसा नहीं आया, वापस सकल घरेलू उत्पाद जो है नीचे का नीचे चला गया और हमारा ग्रोथ जो है वो धीरे धीरे कम हो गया और आर्थिक मंदी में कमी हो गई। यानी बैंक भी इसमें फेल हो गया। क्यों फेल हो जाएगा? बैंक के पास भी पैसा नहीं बचा, क्योंकि बैंक में जो आदमियों ने पैसा रखी थी उसको भी निकाल कर शेयर मार्केट में लगा दिया। ठीक है। अब जो है बैंकों की दोषपूर्ण नीति, इसमें आगे है क्या, बैंकों की दोषपूर्ण नीति। कुछ नहीं करना है, वही टॉपिक को अलग तरीके से लिखना है कि बैंक क्या करती थी, लोगों को सट्टा लगाने के लिए यानी शेयर बाजार में पैसा लगाने के लिए पैसा देती थी, ऋण देती थी। अब ऋण जो है ये विश्वास करती थी कि उनको फायदा होगा तो हमको भी फायदा होगा। ठीक है। तो धीरे धीरे जब उन लोगों को पैसा देना शुरू कर दी तो पता चला कि इसमें कमी हो गई और उनकी भी पूंजी खत्म हो गई, मारी गई, यानी बैंक के पास भी पैसा नहीं बचा। ऐसी स्थिति आ गई थी, सोचिए दोस्तों, अमेरिका के पास। तो जिसके कारण क्या हुआ, बहुत सारे लोगों को अपना कारोबार बंद करना पड़ा, साथ ही बैंक को भी अपना कारोबार बंद करना पड़ा। तो ये हुआ सबसे बड़ा कारण आर्थिक मंदी का। ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है इसके अंदर जो हमको पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं, यंत्र जनित बेरोजगारी। इसमें क्या था, यंत्र जनित क्या होता है, यंत्र मतलब होता है कुछ मटेरियल्स बनाना, कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाना, मशीन बनाना, ये सारे चीज़ें बनाना। इसको हम लोग डेली का डे टू डे लाइफ से भी कनेक्ट कर सकते हैं, आज भी ये सारे चीज़ें हैं। ठीक है। क्या है यंत्र जनित बेरोजगारी? यंत्र जनित बेरोजगारी में होता है कि जब कोई वस्तु का निर्माण हो जाता है या फिर किसी मशीन का निर्माण हो जाता है तो क्या होता है, बहुत सारे व्यक्ति का जो काम था वो अकेला एक मशीन करता है। ठीक है, अकेला एक मशीन करता है, जिससे क्या होता है कि जितने भी लेबर हैं उनको ना लेकर भी एक मशीन से वो काम संभव हो सकता है। तो इससे क्या हुआ कि अधिक से अधिक व्यक्तियों का जो काम था, लगभग 200 व्यक्तियों का जो समूह था, जो लेबर का ग्रुप होगा, उस ग्रुप को केवल एक मशीन कर लेती थी। ठीक है। तो इससे क्या हुआ, यहाँ के लोगों का आय में कमी हुआ। लोगों की आय में कमी होगी तो क्या होगा, वस्तु को खरीदने नहीं सकेंगे। वस्तु को खरीदने नहीं सकेंगे तो क्या होगा, उत्पादन आप बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए, और वस्तु को खरीदने के लिए कोई है नहीं। तो जिससे क्या हो जाएगा, बाजार में असंतुलन हो जाएगा। किसकी असंतुलन हो जाएगी, आयात और निर्यात की असंतुलन हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरीक़ा से हमारा ये टॉपिक कवर हुआ दोस्तों। अगर ये चीज़ जो है आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आशा करता हूँ अच्छी लगी ही होगी। ठीक है। तो क्या करें, आप इस चैनल को फट से सब्सक्राइब कर लें यदि सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर सब्सक्राइब किया है तो हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। ठीक है। थैंक यू।